नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 2 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज भी पढ़ाऊंगा। और मैं बता दूं कि आज सवेरे जो मैं कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो पोस्ट किया था उसके पहला क्वेश्चन का जो इंट्रो था मेरा, वहीं से क्वेश्चन छप गया है। ठीक है, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है। देखिए, स्टेडियम और एयरपोर्ट इन दोनों से क्वेश्चन आना जो है स्टार्ट है परसों से। तो आप जो है एयरपोर्ट और स्टेडियम को भी देख ले। मैंने एयरपोर्ट याद रखने का तरीका बताया था कि जिसमें शहर का नाम इंक्लूड हो वो आपको याद नहीं रखना है। जिसमें नाम इंक्लूड, जैसे सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पूछा है, इससे थोड़ी पता चलता है कि कहां पर है, इसीलिए एग्जाम में पूछेगा। यहीं पर अगर होता कि राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, इसमें नाम अगर मैं इंक्लूड कर दिया तो क्यों पूछेगा भाई, है ना, सिंपल सी बात है। तो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम जो है ये हैलाकांडी असम में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। यहाँ पे क्रिकेट का मैच भी हुआ एक बार, ठीक है, 2005 में हुआ है शायद। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये आपका पटियाला में स्थित है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, स्टेडियम जो है असम में है और जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है सुभाष चंद्र बोस वाला ये आपका पटियाला में है। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, ये दमदम में है। दमदम कहां है, कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा बोस द्वीप, आपने नाम सुना होगा, बोस द्वीप ये आपका कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। बोस द्वीप के अलावा स्वराज द्वीप भी वहीं पे है अंडमान निकोबार में। इसके बाद शहीद द्वीप भी जो है वहीं पर है, पहले हैवलॉक द्वीप हुआ करता था, ये भी आपका अंडमान निकोबार में ही है। अंडमान निकोबार में आपने बैरन द्वीप का नाम सुना होगा। बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इंडिया का, इसीलिए इसे जो है ध्यान रखा जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाए जाने की भी घोषणा कर दी गई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी कहाँ गिरती है। आज जो सवेरे में वीडियो स्टार्ट किया था, पहला हमारा यही था गंगा नदी तंत्र को समझाना, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कंपिटेटिव एग्जाम में आज से नहीं, मैं 2013-11 से कंपिटेटिव क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। लगभग 11-12 साल हो गया। मैं देखता हूं कि आए दिन छपते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए मुझे बताना उचित लगा और मैंने बता दिया था। और यहीं से डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन आया था। वैसे तो आप लोग भी जानते होंगे गंगा नदी कहां पर गिरती है। तो गंगा नदी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बार गंगा नदी तंत्र को फिर से समझते हैं। परसों के दिन मैंने ब्रह्मपुत्र नदी को तंत्र को समझाया था और आज इंट्रो में गंगा नदी तंत्र को सवेरे वाली वीडियो में समझाया था। फिर से समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब बहुत आ रहे हैं। ठीक है, जब अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी आपका देवप्रयाग में मिल जाता है। देवप्रयाग कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया, उत्तराखंड में। तो ये गंगा बन जाता है। गंगा जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश चली जाती है। गंगा को जैसे ही आप देवप्रयाग में गंगा जैसे ही बनता है, यहाँ पे जैसे इसका नाम गंगा होता है, इसके बाद सबसे पहले इसको राम गंगा नदी जो है सहायक के रूप में मिलता है। राम गंगा नदी इसका फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। राम गंगा नदी से आपको याद रखना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, इसका नाम बदल के अब राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। चूंकि इसी पार्क से जो है ये नदी बहती है, इसीलिए इस नदी का नाम भी राम गंगा है। राइट, इसके बाद आगे जब जाता है तो गोमती नदी मिलता है गंगा को। कौन सा मिलता है, गोमती नदी। राम गंगा के बाद राम गंगा यहां पर मिला था, राम गंगा के बाद गोमती नदी। ये उत्तराखंड की बात मैं बता रहा हूं और ये आपका यूपी का बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद जमुना नदी मिलती है, यमुना, और इसके बाद जो है बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में जाने के बाद इसको सरयू, बागमती, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक ये सब मिलती है। दक्षिण की तरफ से कर्मनासा, सोन, फल्गु, निरंजना, अजय नदी ये सब जो है इसको दक्षिण की तरफ से मिलती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाला है कि गंगा नदी का भारत में अंतिम सहायक नदी कौन सा है, पूछा गया क्वेश्चन है जी सीजीएल के अंदर। तो महानंदा नदी। एक महानदी एक अलग चीज है भैया, जिसपे हीराकुंड बांध है, ये आपका यूरेसा और छत्तीसगढ़ के आसपास है। ये महानंदा जो है साउथ ईस्ट में है और ये आपका जो है गंगा का अंतिम सहायक नदी है भारत के अंदर। लेकिन ये मिलता बिहार में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर जाके गंगा में मिलती है। जब गंगा पश्चिम बंगाल में जाती है तो दो धारा में बढ़ जाती है। एक धारा का नाम इधर जो आ जाती है भारत की तरफ, इसका नाम हुगली है, और जो दूसरा धारा चली जाती है उसका नाम पद्मा हो जाता है बांग्लादेश में। यही जो है गंगा नदी तंत्र है और लास्ट में जो है बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और नदियां जो है आपका समगोका मैं याद रखने के लिए बोला था, समगोका इस प्रकार से याद रखने को बोला था। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी वगैरह जो है, ताप्ती नदी वगैरह जो है ये आपका अरब सागर में गिरने वाली नदी है। जो बात मैंने अभी मैप से समझाया वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने से गंगा बनती है। गंगा मिलने के बाद प्रथम सहायक नदी कौन सी होती है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। गंगा नदी की भारत में प्रथम सहायक नदी रामगंगा। चलिए यहाँ पे तो लिखा ही है, क्या कमेंट करेंगे। महानंदा अंतिम सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, यमुना है। सेकंड सबसे बड़ा लार्ज ट्रिब्यूटरी कौन सा है, सोन नदी। सेकंड जो सबसे बड़ा सहायक नदी है ये सोन नदी है। सोन नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो ध्यान रखेंगे सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है और गंगा में उत्तर में दक्षिण से आके गंगा में मिल जाती है। कहां पर, ये आपका आरा और पटना के बीच में बिहार के अंदर मिलती है। इसके अलावा गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर।
किलोमीटर। ये सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है गंगा से भी अधिक है, लेकिन वो तिब्बत से निकलने के कारण ये सबसे लंबी नदी भारत की नहीं कही जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चेमाड्यूंग तिब्बत से। ठीक है, गंगा इंडिया से निकलती है, इसलिए सबसे लंबी नदी गंगा हो जाती है। वैसे लंबाई जो है ब्रह्मपुत्र की गंगा से भी ज्यादा है। ठीक है, गंगा सफाई कार्यक्रम का नाम क्या है? नमामि गंगे। दोस्तों एनर्जेटिक लग रहा होगा तो लाइक जरूर करें। ठीक है, भारत में गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बड़ा इसके इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन याद रखिए, जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है मेरे भाइयों। इसी डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सुंदरी वृक्ष जो है इसी डेल्टा में पाई जाती है। यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन कैसा होता है? दलदली वाली वन होती है। एक एक बात, एक एक गुत्थी मैं सुलझा के रख दूंगा, और जीएस के मास्टर नहीं बना दिया तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो गंगा की डॉल्फिन है, ये आपको राष्ट्रीय जीव, जलीय जीव घोषित किया गया है। जलीय जीव जो घोषित किया गया, किसे किया गया है? गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, इसके अलावा जो गंगा सफाई कार्यक्रम था नमामि गंगे, ये 2014 में स्टार्ट होता है, इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोदी जी आए थे, प्रथम बार यही काम किए थे। ठीक है, इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंका? ईमानदारी से हर एक बच्चा कमेंट करेगा कि ये क्वेश्चन कभी नहीं उठा था नीरज चोपड़ा से, लेकिन मैं हर दिन बताता है जब भी ओलंपिक की बात आया कि नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जो है भाला फेंका, और जब कोई कार कंपनी ने इसे कार गिफ्ट किया तो उसके कार का नंबर भी यही है, 87.58 मीटर। ठीक है, आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में एक ही स्वर्ण पदक मिला था इंडिया को, और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में दिलाया था। व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा सेकेंड पर्सन बने। पहला कौन है? आपका अभिनव बिंद्रा साहब, जो 2008 में शूटिंग के अंदर व्यक्तिगत रूप से 10 मीटर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय बना था। अगर आपको बता दें कि भारत अब तक 10 ही गोल्ड जीत पाया है, जिसमें 8 हॉकी के अंदर जीता था। हॉकी के अंदर सबसे पहले गोल्ड मिला था भारत को 1928 में। गोल्ड का स्वाद कब चखा भारत? 1928 में। किस चीज में? हॉकी में। किस चीज में? हॉकी में। इसके बाद हॉकी में कितने पदक अब तक प्राप्त किए हैं? गोल्ड। तो 8 गोल्ड हॉकी में प्राप्त किए हैं। 2 गोल्ड में एक अभिनव बिंद्रा साहब जो सबसे पहले जीते व्यक्तिगत रूप से, और दूसरा जो है आपका नीरज चोपड़ा साहब। नीरज चोपड़ा को जो है गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, और अभी एक जो है कोई लाइफ इंश्योरेंस की जो है ब्रांड एम्बेसडर भी है ये। ठीक है, इसके अलावा इनमें से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया था? तो आपका कुंजर दिया गया था, मतंग दिया गया था, एक दो और दिए गए होंगे, तो इन 2 में से एक हाथी का नहीं रहा होगा। इस प्रकार हाथी का जो है मदकल होता है, कुंजर होता है, मतंग होता है, गज होता है, ये सब जो है आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द है। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि कौन सा खरीफ का फसल है जो खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और चारा के रूप में भी इस्तेमाल होता है? कॉमन सेंस की बात है, तो ये आपका जो है ऑप्शन में मक्का था। मक्का राइट आंसर हो जाएगा। मक्का का आटा पिसा के हम लोग खा भी लेते हैं, और मक्का जानवर के लिए जो उसका जो नीचे का पोर्शन होता है, यानी जो धड़ होता है मकई का, उसको काट के कुट्टी बना के खिला देते हैं। मेरे गांव में कुट्टी बोलता है उसको। ठीक है, इसके अलावा धान, मक्का, ये सब खरीफ के फसल है। खरीफ के फसल कहने का मतलब है कि आपका जो है बारिश का समय आता है ना, बारिश का समय जून जुलाई में बुआई होगा, उसके बाद जो है 2-3 महीने के बाद कटाई होगा। और जो रबी का फसल होता है ना, जब ठंडा अपने अंतिम पड़ाव पे होता है ना, नवंबर, अक्टूबर नवंबर, राइट, अक्टूबर नवंबर में जो है आपका बुआई हो जाएगा, आज फरवरी मार्च में जो है कटता है। इसे रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, सरसों, चना, मसूरी, ये सब जो है आपका क्या है? रबी फसल का उदाहरण है। एक होता है आपका जायद फसल। जायद फसल एग्जाम में पूछा गया है, आपके दिल्ली एसएम एग्जाम में पूछा गया था कि जायद का फसल कब मतलब उपजाया जाता है? तो जब रबी वाला और जब खरीफ वाला के बीच में समय गैप बच जाता है, तो वही में जायद फसल उपजा लिया जाता है। जायद फसल कौन कौन सा होता है? जैसे खरबूज, तरबूज, ये सब जो आप देखे होंगे कि मरुस्थल जहां पे नदी होता है, बालू होता है, वहां पे लोग जो है खरबूज वगैरह का जो है लत्ती लगा देता है, तो उसमें अनटाइमली हो जाता है, इसे जायद फसल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं? तो 25.1% नीति आयोग ने आंकड़ा बताया है। वैसे बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में होता है। योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग की स्थापना पूछेगा तो 1950 में ये भी पूछा गया। योजना कितने बनाए? टोटल तो 12 बनाए। लास्ट योजना कौन सा था? तो 2012 से 2017 यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद कोई भी योजना नहीं बनाई जा रही है। इसके बाद प्रथम नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे ये थे आपके अरविंद पनघरिया। प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वरम। इससे पहले सुमन कुमार से पहले कौन थे? राजीव कुमार। सुमन कुमार से पहले कौन थे? राजीव कुमार। भाई एग्जामिनर का भरोसा नहीं, सेकंड लास्ट पूछ देता है। सीईओ से पहले अमिताभ कांत से पहले परमेश्वरम से पहले कौन थे सीईओ? तो अमिताभ कांत थे। ठीक है, अमिताभ कांत टीवी पर भी आता है जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं मेरे भाई, ये प्रधानमंत्री होते हैं। और जब से नीति आयोग बने हैं 15 से, तब से जो है अपना मोदी साहब भी बैठे हुए हैं, कुर्सी संभाले हुए हैं, तो दूसरा आदमी के आने का जो है चांस ही नहीं है। मतलब जो दूसरा आदमी नीति आयोग का अध्यक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है। मैं ये कहना चाह रहा था मेरे भाई, चांस तो सबका
मतलब का है भाई? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। बोलता है ना, हर वक्त अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है यार ये आदमी, है ना? तो मतलब अपना काम निकालना। इसके अलावा सीबीडीटी, जो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, ये सब जो है सीबीडीटी, ये जो है आपका नितिन गुप्ता इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो सीबीडीटी का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। इसके अलावा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया था? इस प्रकार का प्रश्न आया था, बताइएगा कि नहीं आप लोग, आया था कि नहीं आया था? तो ये 8वें वर्ष के बाद किए थे, ठीक है? यानी आज बैठा और जो 8वां वर्ष हुआ उस समय जो है युद्ध छेड़ दिया, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? 261 बीसी में, ठीक है? अशोक की मृत्यु कब हुई ये भी पूछा गया है, 232 बीसी में, ठीक है? कलिंग युद्ध जो है, कलिंग किसको कहते हैं भाई? आजकल कलिंग क्या है? आजकल कलिंग है आपका उड़ीसा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। सांची का स्तूप, तृतीय बौद्ध संगति, इसके अलावा जो आपका अशोक स्तंभ है, ये सब कौन बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया मेरे भाई। अशोक को क्या कहा जाता है? देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। और बताइए, है ना, अशोक कौन से धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे? उपगुप्त से लिए थे, है ना? चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अच्छा, सांची का स्तूप कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ दिया गया था मेरे भाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं देखिए सब दिन बताते आया हूँ, CaOCl2 अपना विरंजक चूर्ण का। उसके बाद Na2CO3 कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट, ये आपका धोने वाला सोडा का। NaHCO3 ये होता है आपका बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे अंग्रेजी में रासायनिक भाषा में कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, है ना, हेमीहाइड्रेट। और ये कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? कोई बताएगा मुझे कैसे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम के निर्जलीकरण से बनते हैं, ठीक है? ठीक है। इसके बाद मुझे एक बात बताना मेरे भाई कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर करने में, किसी का हड्डी बड्डी टूट जाता है तब होता है। इसके अलावा मूर्ति के सांचे वगैरह बनाने में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल वाला वीडियो, आर्टिकल वाला वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ठीक है? महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये भारत के उपराज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं। यानी हर स्टेट में एक एक राज्यपाल होती है प्रॉपर, है ना? नहीं रहेगा तो अतिरिक्त प्रभार में कोई और रहेगा, कोई और का रहेगा, है ना? ये भी सुविधा है इंडिया के अंदर। तो राज्यपाल महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं अंग्रेजी में, इसकी नियुक्ति करता है। और ये राज्य में सबसे बड़ा विधिक यानी कानूनी अधिकारी होता है। केंद्र में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महानिवादी। अभी कौन है? रमनी साहब, ठीक है? इसके बाद जो महानिवादी की नियुक्ति है ये कौन करता है? आर्टिकल 76 के थ्रू भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों के जोरदार तोड़दार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क दूंगा मेरे भाई, कहीं भी खरीदने बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपको निःशुल्क ही दूंगा। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।